और बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर लिया था टॉपिक। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो आज का टॉपिक ये है हमारा। तो बच्चों सोर्सेज क्या होते हैं? सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग कोई मटेरियल पढ़ते हो, जैसे कि आप लोग 10th कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ मटेरियल पढ़ते हो ना, जैसे बुक्स वगैरह पढ़ते हो। तो ऐसे ही बच्चों हिस्ट्री को भी पढ़ने के लिए, मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ने के लिए कुछ सोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री होती है बच्चों पास्ट पे बेस्ड होती है ना। आपको पता ही है हिस्ट्री का मतलब ही क्या होता है, पास्ट, है ना। तो पास्ट की चीज़ों को पढ़ने के लिए कुछ सोर्सेज की ज़रूरत होती है ना। उन्हीं सोर्सेज को, मतलब सोर्सेज क्या, जैसे कि बुक्स हो गई, बुक्स वगैरह हो गई उस टाइम्स की, या तो कुछ भी जो लिखा गया था जैसे बुक्स हो गया। उसके अलावा और भी क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आप लोग कोई भी होली बुक्स हो गई। तो ऐसी चीज़ें जिससे आपको उस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता हो, जिस टाइम पीरियड के बारे में आप लोग लिखने जाते हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, सब में सोर्सेज है। जब मैं आपको एंशियंट पढ़ाऊंगी, मिडिवल पढ़ाऊंगी, मॉडर्न पढ़ाऊंगी, सब में सोर्सेज हैं। ठीक है, सोर्सेज का मतलब जिसको पढ़ के आप लोग उस टाइम पीरियड के बारे में लिख रहे हो उसको क्या बोलते हैं, सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सोर्सेज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों। वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक तो नहीं है, बट मैं इस वाले टॉपिक को कम से कम 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करूँगी, क्योंकि बच्चों टॉपिक क्या है कि एक चाहती तो 1 घंटे में भी खत्म कर सकती थी सारा, बट वो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उस क्वेश्चन को तो जान सकते हो, बट सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ी पता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना। तो आपको थ्योरी पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, है ना। तो पहले थ्योरी देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मूला आपका होना चाहिए। पहले आपको थ्योरी पढ़ना है देन प्रैक्टिकल लगाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। तो देखो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सोर्सेज बोलते किसको है। ठीक है, तो देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट आपका क्या लिखा है, द सोर्सेज दैट गिव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स ऑफ पास्ट टाइम इज कॉल्ड हिस्टोरिकल सोर्सेज। बच्चों देखो ऐसे सोर्सेज जो आपको पास्ट टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कहाँ के बारे में, पास्ट टाइम पीरियड के बारे में। ऐसे बुक्स को या ऐसे सोर्सेज को क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोरिकल सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग किसी भी डेंसिटी के बारे में लिख रहे हो, जैसे मुगल डेंसिटी हो गया, या तो कोई सा भी मौर्य डेंसिटी हो गया, गुप्ता डेंसिटी हो गया। तो आप लोग जब किसी भी डेंसिटी के बारे में या 5 किसी भी चीज़ों के बारे में लिख रहे होते हो, तो आपको उस टाइम पीरियड के कुछ एविडेंस आपके पास होने चाहिए, किसी भी चीज़ में हो। जैसे कि आप लोग कोई बताने वाला आपको मिल जाए, या तो ओरली हो, रिटर्न हो, किसी फॉर्म में हो, बट अगर आपको उस टाइम का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा तो आप उस टाइम पीरियड के बारे में नहीं लिख पाते हो। ठीक है, तो ऐसे सोर्सेज जो आपको पीछे के टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, आपको उस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो सोर्सेज होते हैं वो कोई स्टोरी पार्ट में नहीं होते हैं कि आपको कोई लाइक कोई प्रिंसेस की स्टोरी है या कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। उस टाइम पीरियड में उस टाइम का जो कल्चरल होता है, सोशल होता है, उस टाइम का इकोनॉमिकल, उस टाइम का पॉलिटिकल जो वे होता है, लाइफ होती है, उसके बारे में लिखा होता है बच्चों बुक्स में। ठीक है कि उस टाइम पे कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे, उस टाइम पे कॉइन्स का यूज़ करते थे कि नोट्स का यूज़ करते थे, उसके अलावा उस टाइम पे कौन रूल करता था। जैसे मैं किसी भी टाइम पीरियड की बात करती हूँ तो उस टाइम पीरियड में सबसे पहले मैं क्या बात करती हूँ, उस टाइम पे रूलर कौन था, उसने कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे थे। तो वो कोई स्टोरी थोड़ी है बच्चों, वो तो एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में आप आज की जनरेशन को बता रहे हो कि हाँ पास्ट में इंडिया में ऐसा कुछ हुआ था, है ना। जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उन लोग को पता है हिस्ट्री आप लोग क्यों पढ़ते हो, पास्ट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग जिंदा नहीं थे, है ना। और पास्ट के बारे में पढ़ने के लिए आप लोग किसका यूज़ करते हो, बुक्स का यूज़ करते हो। तो जिन्होंने बुक्स लिखी है उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से लिखा होगा ना, तो उन लोगों ने कहाँ से लिखा है, किसी ना किसी सोर्सेज से, है ना। जैसे आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, आज मैथ पढ़ रहे हो, उसके बाद आपके पास बुक है, बुक लिखने वाला भी तो कहीं ना कहीं से पढ़कर आया है, तो बच्चों उसी को सोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो महाभारत टाइम पीरियड हो गया, रामायण का टाइम पीरियड हो गया, किसी ने देखा होगा तभी तो लिखा होगा ना। जैसे वाल्मीकि जी ने क्या लिखी थी, रामायण लिखी थी, वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। तो जब उन्होंने लिखी थी उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसने उसको पढ़ना शुरू करा, उसमें कुछ चेंजेस करे, है ना। तो यही होता है, इसी को हिस्ट्री बोलते हैं। हर जनरेशन में हिस्ट्री में क्या होता है, लिखने वाला बंदा बैठा होता है। हर एक टाइम पीरियड में बच्चों राइटर्स होते हैं,
एवरी टाइम पीरियड, इन एंशियंट टाइम पीरियड, मिडिवल टाइम पीरियड, मॉडर्न टाइम पीरियड एंड प्रेजेंट टाइम पीरियड। हर टाइम में आपको एक ऐसा बंदा होगा जो लिख रहा होगा इस टाइम के बारे में, और जो इस टाइम पीरियड के बारे में लिख रहा होगा वो आने वाले टाइम में बुक में छपता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जो जनरेशन में हैं, आने वाले 50 साल के बाद जो इस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना चाहेगा वो कहीं ना कहीं से पढ़ेगा ना, तो इस टाइम भी तो कोई लिख रहा होगा इस टाइम पीरियड के बारे में, तभी तो आने वाली जनरेशन उसको पढ़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट आप लोगों को क्या है? इट इज़ अ नरेशन ऑफ पास्ट। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? नरेशन, पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, बेस्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होती हैं जिससे आप लोग को अपने पीछे के टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो जो भी आपके हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन है आर अल्टीमेटली बेस्ड ऑन एविडेंस। तो जितने भी आपके सोर्सेज होते हैं सब किस पे बेस्ड होते हैं? एविडेंस पे। क्योंकि कोई भी बुक बिना एविडेंस की नहीं बनती बच्चों, कि आपको कोई चीज़ बता दिया, कोई फॉर्मूला बता दिया या कोई थ्योरी बता दी। तो जैसे आप लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो, तो जिसने लिखा था उसके बारे में बताया गया ना, किसने लिखा था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, उसका कोई एविडेंस होगा, है ना। बिना एविडेंस के तो कुछ भी नहीं होता बच्चों। कोई सी बुक हो, नॉट इन हिस्ट्री, कोई बुक हो, वो किस पे बेस्ड होती है? एविडेंस पे बेस्ड होती है। बिना एविडेंस के बुक में कोई भी चीज़ नहीं लिखी जाती है। थोड़ा सच होगा, थोड़ा सा सच जरूर होगा उसमें, पूरा हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत होगा ही होगा। डराइव फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज किस फॉर्म में होते हैं, सोर्सेज कहाँ से लिए जाते हैं, उसके लिए एविडेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब बच्चों देखो, जो आपके सोर्सेज होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा होता है आपका लिटरेरी सोर्स। ठीक है, तो इस पर हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? जैसे आप लोग कोई मोन्यूमेंट्स देख लो, पीछे के टाइम में कोई कॉइन्स देख लो, है ना, ऐसी चीज़ें जो आपको टेंजिबल है, अभी आप जिसको टच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी टाइम की बुक्स है वो तो आप टच नहीं कर सकते ना। आपको तो जो नए नए राइटर्स आ गए हैं जिन्होंने पुरानी बुक्स को अपने वे में लिखा, तो आप लोग वो पढ़ रहे हो, बट आर्कियोलॉजिकल सोर्स को आप लोग देख पाते हो अपनी आंखों से। ठीक है, जबकि लिटरेरी सोर्स क्या है? एक कह सकते हैं कि एजम्पशंस है। ठीक है, जो लिखी गई हैं, मतलब कुछ सच कुछ झूठ। जबकि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं वो पूरी तरीके से किस पे बेस्ड होते हैं? ट्रूथ होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, जिसको आप लोग टच कर सकते हो। जबकि लिटरेरी सोर्स को आप लोग इंटेंजिबल होते हैं, जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, मतलब जो इसकी रियल बुक है उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग हिस्टोरिकल सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। अब इनके भी कुछ सब पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बच्चों देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, तो लिटरेरी सोर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो देखो लिटरेरी सोर्स क्या होते हैं बच्चों? रिटर्न, जो लिखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिटरेरी सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका ये रिलीजियस सोर्स, दूसरा है आपका नॉन रिलीजियस सोर्स। नॉन रिलीजियस को बच्चों सेक्युलर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेक्युलर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले लिटरेरी में क्या होते हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रिलीजियस एंड दूसरा कौन सा होता है आपका? सेक्युलर। तो रिलीजियस क्या होते हैं? कल्चर से रिलेटेड, मतलब आपके धर्म से रिलेटेड। तो 3 आपके रिलीजियस है जिनकी बुक्स को हम लोग एज अ सोर्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के जो भी सोर्सेज हैं, बुद्धिस्ट एंड जैन। ठीक है, तो इन तीनों के टाइम पीरियड की जो भी बुक्स लिखी गई थी, या इन्होंने अपने रिचुअल्स के लिए जो भी कुछ लिखा होगा बुक्स में, वो भी क्या करता है? आपको हिस्ट्री के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब हम लोग पीछे के टाइम पीरियड को पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें रिलीजियस सोर्सेज का भी यूज़ करते हैं। तो उसमें हम लोग हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन के बारे में पढ़ेंगे। और सेक्युलर में क्या क्या पढ़ेंगे? उस टाइम पे कौन कौन से ट्रैवलर्स इंडिया में आए, मतलब विजिट करने के लिए, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा। देन उसके बाद आप लोग बायोग्राफी पढ़ोगे। बच्चों देखो, उस टाइम पे जो किंग होते थे या कोई भी फेमस पर्सन, वो क्या करता था? अपनी बायोग्राफी लिखवाता था। तो जब भी कोई पर्सन अपनी बायोग्राफी लिखवाएगा तो उस टाइम का जो वहाँ पे सिस्टम होगा उसके बारे में भी लिखवाएगा, है ना। तो वो जो लिखवाता सिस्टम, वो हमें हिस्ट्री बाद में लिखने में काम आया। उसके बाद उस टाइम पे कौन कौन से प्ले होते थे, ड्रामा होते थे, पोएम्स होती थी, इसने भी एक अच्छा रोल प्ले करा हिस्ट्री को बताने में। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक, ये सारी चीज़ें थी जिससे हमें अपने पीछे के टाइम पीरियड के बारे में पता लगता था। तो ये सारे तो थे आपके लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजी सोर्स क्या होता है? जिसको आप लोग टच कर सकते हो, देख सकते हो। तो क्या? कॉइन्स हो गए, है ना बच्चों। पहले के टाइम पे जैसे आप लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन देखोगे, मैंने जो आपको पढ़ाया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें क्या थे? डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स थे, मॉन्यूमेंट्स थे, है ना। आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया उस टाइम का, इंस्क्रिप्शंस हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनको आप लोग अपनी आंखों से आज के टाइम पे देख पा रहे हो, मतलब रियल देख पा रहे हो। क्योंकि जो लिटरेरी सोर्स है उसको आप लोग नहीं देख सकते आज के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि जो उसकी मेन बुक है वो तो किसी ने नहीं देखी है। ठीक है, आप सिर्फ जो देखते हो वो एक तरीके से एजम्पशंस है, जबकि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है? रियलिटी है, ट्रूथ है, फेक नहीं है। इसमें जो आप देखो वो रियलिटी है। ठीक है, अब आगे देखो आप लोग।
अब इसके बाद देखो लिटरेरी सोर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो आपके सोर्सेज होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो बच्चों लिटरेरी सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिजीनियस सोर्स एंड आपका फॉरेन सोर्स। ठीक है बच्चों, अब देखो इंडिजीनियस जो सोर्स है बच्चों उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस किस में, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कौन कौन से, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। सबको मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, पूरा डिटेल में नहीं पर थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। ठीक है, नॉन रिलीजियस। ठीक है बच्चों, तो इंडिजीनियस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। उसके बाद फॉरेन सोर्स है। फॉरेन सोर्स मतलब कौन लोग जो बाहर से इंडिया में आए थे, क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए थे। ठीक है, जैसे कि हु केम टू इंडिया, जैसे कि इसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, ग्रीक जो ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, ग्रीक्स के हो गए। उसके अलावा आपका चाइनीज़ हो गए, यूरोपियंस हो गए, जिन्होंने क्या करा था, इंडिया में आए थे और इंडिया के बारे में लिखा था। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा, लिटरेरी सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंडिजीनियस एंड फॉरेन सोर्स। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका डिवाइड करने का। तो ब्राह्मण, सबसे पहले आपको इंडिजीनियस को देखते हैं। तो रिलीजियस में मैंने आपको बताया था। अब ये देखो बच्चों, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, पहले के टाइम पे बच्चों ऐसे लिखा जाता था। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और संस्कृत में लिखा गया है, तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने सारी लैंग्वेजेस नहीं पढ़ी है। बट पहले के टाइम पे पत्तों पे लिखा जाता था, पत्ते हो गए, है ना। उसके अलावा उस टाइम पे जो कागज़ होते थे वो अलग टाइप के कागज़ होते थे। ठीक है, तो ऐसे उस टाइम पे लिखा जाता था और इसके बाद में जाके कंपाइल कर दिया गया था। आगे देखो उसके बाद, तो देखो बच्चों, अब मैंने आपको बताया था 2 सोर्सेज होते हैं लिटरेरी सोर्स में, इंडिजीनियस सोर्स एंड फॉरेन सोर्स। तो बच्चों इंडिजीनियस सोर्स को मैंने आपको बताया था अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो रिलीजियस सोर्स एंड नॉन रिलीजियस सोर्स। ठीक है बच्चों, अब दोनों को बताऊंगी मैं, रिलीजियस में कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, नॉन रिलीजियस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो रिलीजियस में आप लोग क्या क्या देखोगे। तो बच्चों रिलीजियस में हम लोग 3 सोर्सेज को उठाएंगे, ब्राह्मणिक रिसोर्स, देन उसके अलावा जो ब्राह्मणिक मतलब हिंदू धर्म में लिखे गए थे टेक्स्ट वगैरह, उसके अलावा आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट, देन आपका जैनिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो 3 के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ब्राह्मणिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ब्राह्मणिक है। ठीक है, मतलब हिंदू टेक्स्ट। उसके अलावा फिर आपका बुद्धिस्ट हो गया, बुद्धिस्ट बाद में आया था। देन उसके बाद आपका जैनिज्म हो गया। तो सबसे पहला जो टेक्स्ट है, मतलब जो धर्म था, रिलीजियस था, कौन सा था, ब्राह्मणिक था। ठीक है, आपको पता भी है जो हमारे वर्ण थे 4 थे ना, और सबसे ऊपर कौन थे, ब्राह्मण थे ना। क्योंकि समाज में जो भी विचार, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे लाइक वर्शिप के टाइम पे, एंड समाज में लोगों को कैसे रहना है, ये सब किसने लिखा था, ब्राह्मणिक लोगों ने लिखा था, मतलब ब्राह्मण लोगों ने लिखा था, है ना। उसके लिए उन्होंने क्या लिखी, बुक्स लिखी, है ना। क्योंकि कोई चीज़ वो ओरली तो सबको नहीं बता सकते ना, ओरली भी बताते थे, बट उसके बाद उन्होंने बुक्स भी लिखी थी। जैसे कि हम लोग रामायण की बात करते हैं, महाभारत हो गई, उपनिषद हो गई, अरण्यक्यास हो गया, ब्राह्मणा हो गई। ये सब चीज़ें क्या थी, जो हमें बताती थी कि ब्राह्मण किस समाज, मतलब उस टाइम पे क्या समाज था और ब्राह्मण ने कैसा सामाजिक बना रखा था। तो हम लोग 3 पार्ट्स में अपने समाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और उस टाइम के बुक्स को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको, ये आपके थे रिलीजियस सोर्स। उसके बाद मैं आपको नॉन रिलीजियस सोर्स बताती हूँ। तो बच्चों देखो, अब बच्चों देखो, ब्राह्मणिक में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट आता है ना बच्चों, वो आता है आपका वेदा। ठीक है, तो आपके 4 वेद होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो आपके कितने वेद है टोटल, 4। ऋग्वेद आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये पूछ सकता है कि सबसे पहला वेद कौन सा लिखा गया था, देन सेकंड वेद कौन सा लिखा गया था, देन फोर्थ वेद। थर्ड नहीं पूछता है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में आपका लिखा गया था अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहले कौन सा लिखा गया था बच्चों, ये आपका फर्स्ट है जो सबसे पहले लिखा गया था वेद। उसके बाद कौन सा लिखा गया था, सामवेद। उसके बाद आपका यजुर्वेद लिखा गया था, देन बाद उसके बाद आपका अथर्ववेद लिखा गया था। तो सबसे लास्ट में कौन सा वेद लिखा गया, अथर्ववेद। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद बच्चों कौन सा टाइम पीरियड में लिखा गया था, ये पूछ सकता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी सारा ये। तो देखो, ये तो था आपके 4 वेद। तो हमको ब्राह्मणिक में सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चों, वेद के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा हम लोग ब्राह्मणा पढ़ेंगे, अरण्यक्यास पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, अब वेदा के अलावा, आप तो वेदा तो हो गए,
जो हम लोग ब्राह्मण्स में देखेंगे। उसके अलावा और क्या क्या सोर्सेज हैं, उसके अलावा आपका रामायण हो गया, महाभारत हो गया। इन दोनों बुक्स में भी आपका इंडिया का एंशिएंट टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है। उस टाइम का समाज कैसा था, उस टाइम पे कौन शासन करता था, उस टाइम की जाति व्यवस्था कैसी थी, उस टाइम का रिचुअल्स क्या थे, उस टाइम के थिंकर्स क्या थे, है ना, थिंकर्स किस, मतलब उस टाइम पे समाज किस पर आधारित था, हर चीज़। ठीक है, तो आप लोग रामायण और महाभारत तो आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी, तो आपको पता होगा, तो ये आपको काम भी आएगा जिन बच्चों को पता होगा। इनके राइटर्स पूछ सकता है। तो बच्चों रामायण आपको वाल्मीकि जी ने लिखी थी और महाभारत आपका वेद व्यास ने लिखी थी, मतलब सबसे पहले उन दोनों ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले आपके वेदास हो गए, देन उसके बाद आपका रामायण और महाभारत हो गए, ये तो हो गए ब्राह्मणिक सोर्स। देन उसके अलावा आपके बुद्धिस्ट और जैनिस्ट थे। तो देखो उसके अलावा हम लोग कौन से सोर्सेज की बात करेंगे रिलीजियस में, बुद्धिस्ट एंड जैनिन्स। ठीक है, तो जैन और बुद्धिस्ट इन दोनों का भी क्या करेंगे हम लोग यूज़ करेंगे, क्या पता लगाने के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो इसके बाद पिक्चर वगैरह थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग हो रहा था, आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आता होगा। तो बच्चों देखो ऊपर जो मैंने अभी तक आपको दिखाया वो क्या था, हिस्टोरिकल था, मतलब रिलीजियस था। अब क्या देखेंगे, नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस मतलब बच्चों यहाँ पे जो बुक्स लिखी गई थी या इस टाइम पे जो जो सोर्सेज मिले हैं वो किसी रिलीजियस से रिलेटेड नहीं थे बच्चों। ये किसी ने समाज को देखे किसी ने बुक लिखी, जैसे कि अर्थशास्त्र हो गई, मुद्रा राक्षस हो गई, और भी बहुत सारी बुक थी, पतंजलि हो गई। ये सब क्या थी, एक किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में बुक लिखी गई थी, बट उसने भी पहले के टाइम पीरियड को बताने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है बच्चों, बट इसको नॉन रिलीजियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसी धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखी गई है। तो जैसे आपका हिस्टोरिकल सोर्स हो गया, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गया, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गया, देन बायोग्राफिकल टेक्स्ट हो गया। ठीक है बच्चों, इसी में आप लोग डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पढ़ोगे। पीछे की बुक्स को हटा के, रामायण महाभारत वेदास बुद्धिस्ट जैन, उनको हटा के जो बचेगी बुक्स वो सब किस में आ जाती है, नॉन रिलीजियस में आ जाती है बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, ऐसा तो आपको कोई बताएगा नहीं। तो देखो बच्चों ये सब थी आपकी बुक। तो सबसे पहले आपको कौन सी दिख रही है, मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी बच्चों, विशाखा दत्त ने लिखी थी। ठीक है, सबसे पहली बुक कौन सी थी, मुद्रा राक्षस। उसके बाद राजतंगिनी, उसके बाद आपका महाभाष्य, उसके बाद आपकी अर्थशास्त्र, देन आपका उसका मालविका, उसके बाद आपकी रघुवंशमा। ठीक है, ये सारी बुक थी और इनके राइटर्स भी लिखे गए हैं। तो बच्चों ये आपके राइटर्स पूछ सकता है, या तो बुक पूछ लेगा तो राइटर्स पूछेगा। ठीक है, कि मुद्रा राक्षस के राइटर कौन थे, या तो राजतंगिनी के राइटर कौन थे, अर्थशास्त्र के राइटर कौन थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है बुक्स के नेम और उसके ऑथर का नेम, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो रिलीजियस में हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, ब्राह्मणिक, है ना बच्चों। रिलीजियस में 3 पढ़े थे ना हमने, ब्राह्मणिक, बुद्ध एंड जैन। ठीक है बच्चों, तो ब्राह्मणिक को सबसे पहले थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों देखो ब्राह्मणिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है श्रुति, एक होता है बच्चों स्मृति। तो बच्चों देखो श्रुति में जो बुक्स लिखी गई थी ना वो सिर्फ सुनी जाती थी, क्योंकि ना इसका रिटर्न फॉर्म नहीं था। तो लोग क्या करते थे, इसमें जो लिखा गया था उसको ना लोगों को सुनाते थे। जैसे कि जो ब्राह्मण वगैरह होते थे, यहाँ पे जो मतलब चीज़ें लिखी गई थी उसको सुनाना होता था, क्योंकि शुरू में ना इसका रिटर्न फॉर्म नहीं था बच्चों। तो श्रुति का मतलब ही क्या होता है बच्चों, हेड। हेड का मतलब क्या होता है, सुनना। तो जैसे आपके वेदास हो गए, ब्राह्मणस हो गया, अरण्यक्यास हो गया, देन आपके उपनिषद हो गए। इन सबको लोग क्या करते थे, शुरू में सिर्फ सुनते थे, क्योंकि इसका रिटर्न फॉर्म अवेलेबल नहीं था। बाद में अवेलेबल हुआ बट शुरू में अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा आपका स्मृति हो गया बच्चों। तो स्मृति बच्चों शुरू से ही रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल था, इसको कभी सुनाया नहीं गया था। ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंट है। श्रुति क्या था, जिसको लोग सुनते थे, बताता कौन था, ब्राह्मण बताते थे। स्मृति क्या था, रिटर्न फॉर्म में था, ब्राह्मण इसको खुद पढ़ते थे। तो बच्चों देखो पढ़ने का अधिकार समाज में किसको था, सिर्फ ब्राह्मण, राजपूत एंड वैश्य। शूद्र को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो स्मृति में कौन कौन से आते हैं, आपके सूत्र वगैरह आ गए, स्मृति हो गई, एपिक्स हो गए, है ना। एपिक्स में क्या, महाभारत और रामायण, उसके अलावा आपके पुराण हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सब शुरू से ही रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल थे, जबकि श्रुति शुरू में सिर्फ सुनते थे लोग। इसमें जो सोर्सेज मिले हैं सिर्फ उसको लोग सुनते थे और बाद में रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल हुए। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए ब्राह्मणी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, श्रुति एंड स्मृति। श्रुति में आपके संहितास वेदास आते हैं, उसके अलावा आपका ब्रह्मांडास हो गए, अरण्यक्यास हो गए और उपनिषद हो गए। तो बच्चों ये तीनों पार्ट है ना, ये आपको चारों वेदास में मिल जाएंगे।
ठीक है। तो चारों वेदा के अलग अलग ब्राह्मणस होते थे, अरण्यक्यास होते थे और उपनिषद होते थे। ठीक है बच्चों, 4 वेद हैं अपने और चारों के अलग अलग पार्ट्स होते थे, क्योंकि हर टाइम पीरियड में अलग ब्राह्मण होता था, हर टाइम पीरियड में एक अलग थिंकर होता था और हर टाइम पीरियड में एक अलग ही रहस्य में होता था। ठीक है, क्योंकि हर टाइम पीरियड एक मिस्ट्री होता है, तो उसको बताने वाला बंदा भी अलग होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हर वेद में अलग अलग ब्राह्मणस, अरण्यक्यास और उपनिषद होते थे बच्चों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, ये बेसिक है एकदम इस चैप्टर का। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर हैं, बट मेन पढ़ने के लिए बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका वेदास आ गए। सबसे पहले हम लोग ब्राह्मणिक में कौन सा टॉपिक देखेंगे? वेदास। वेदास किसका टॉपिक है? श्रुति का टॉपिक है। श्रुति का टॉपिक क्यों है? क्योंकि शुरू में सिर्फ इसका सुना जाता था। ठीक है, तो बच्चों तो देखो, जो वेदा वर्ड है वो कहाँ से आया है? विड वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? सिग्निफाइंग नॉलेज। सिग्निफाइंग का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट नॉलेज, ऐसी नॉलेज जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेदास में जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं, समाज को फॉलो करने हैं, वर्शिप करते हुए फॉलो करने हैं, किस भी कौन से देवता की कैसे पूजा करी जाती है, उनको कौन सा फूल चढ़ाया जाता है, उनके लिए पूजा करने के लिए कौन सा दिन है, ये सारी चीज़ें बच्चों आपके वेदास में लिखी गई हैं। मतलब जो भी आप आज के टाइम पे आप लोग कल्चर फॉलो करते हो, उसमें कौन कौन से वर्शिप होती है, कैसे होती है, हर एक चीज़ वेदा में लिखी गई है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैंने आपको बताया अभी कि वेदा श्रुति फॉर्म में थे, तो बच्चों देखो क्या लिखा है यहाँ पे? बिफोर एक्वायरिंग रिटन फॉर्म वेरियस जनरेशन ओरली हेड। तो बच्चों देखो, बहुत सारी जनरेशन ने वेदास को सिर्फ सुना है, लिखा हुआ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि शुरू में जो वेदास थे सिर्फ ब्राह्मण सुन के बताते थे, क्योंकि जो वेदा की नॉलेज थी सिर्फ ब्राह्मण लोगों के पास थी बच्चों, भाई किसी के पास इसकी नॉलेज नहीं थी। तो अगर क्षत्रिय को या तो वैश्य को इसकी नॉलेज नहीं होती थी तो वो लोग ब्राह्मण से सुनते थे बस। ठीक है, इसलिए उस टाइम पीरियड में ब्राह्मण लोगों का बहुत बड़ा रोल होता था समाज में। ब्राह्मणों को कभी कोई गलत नहीं बोलता था बच्चों, क्योंकि ब्राह्मण लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे। ठीक है, क्योंकि ओरली किसी चीज़ को बताना, वो भी ऐसी चीज़ बताना जो एक रिचुअल है, ठीक है, तो आसान नहीं होता है बच्चों। इसलिए वेदा से क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये क्या आते? हेड वंश थे, क्योंकि लोग इसको क्या करते थे? सुनते थे बच्चों। तो बच्चों जो आपके वेदास थे बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे, उसमें जो भी हिम्स वगैरह होती थी, हिम्स वगैरह क्या होते हैं? श्लोक हो गए आपके, उसमें जो मंत्र हो गए वो सब। ठीक है, तो वो सब क्या होते थे? बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते थे, और उसको बताता कौन था बच्चों? श्लोक और ये सब तो लिखे होते थे वेदास को। ठीक है, वेदास तो एक बुक थी, उसको बताने वाला भी तो कोई होता होगा, है ना, क्योंकि हर वेदा का लिखने का टाइम पीरियड क्या था? अलग था। अगर मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी कि हर वेद को, जो 4 वेद हैं उनका जब लिखा गया तो सबका टाइम पीरियड क्या था? अलग था। ठीक है बच्चों, अब आपने तो बुक में लिख दिया, उसको बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो बताने वाला कौन था? ब्राह्मणस थे। ब्राह्मणस मतलब ब्राह्मण। अलग अलग टाइम पीरियड पे जो वेदास लिखे गए थे उसको बताने के लिए हर एक टाइम पीरियड पे एक अलग ब्राह्मण होता था, ब्राह्मणस होते थे। तो ये आपको याद रखना है कि हर वेदा के टाइम पे एक अलग ब्राह्मणस होता था, एक अलग अरण्यक्यास होता था और एक अलग उपनिषद होता था। ये बात मैंने आपको ऊपर भी बताई है। ठीक है, और टोटल आप कितने वेद होते थे? 4 वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कितने वेद है? 4 वेद है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। देन मैं आपको बताया था सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया था? अथर्ववेद। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1500 BC से 1100 BC। ठीक है, कहीं जगह ना बच्चों बुक में आपको 1000 भी दिखेगा, क्योंकि ना तो वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं हुआ बच्चों, लोगों ने सिर्फ ना अजम्पशन कर रखी है। मैंने आपको बताया था ना बच्चों, जो लिटरेरी सोर्स आपको मिले हैं ना, उसका टाइम पीरियड कभी भी कंफर्म नहीं हो पाया। क्यों कंफर्म नहीं हो पाया? क्योंकि जो लिख रहा है ना उस टाइम पीरियड के बारे में, वो भी उस टाइम पीरियड में अवेलेबल थोड़ी था, वो तो पीछे के सोर्सेज को यूज़ कर रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा दी हूँ, मैंने भी तो कहीं से इस सोर्सेज को उठाया है ना, तो ऐसे जहाँ से मैंने उठाया उसने भी कहीं और से उठाया होगा। ठीक है, तो उसका भी टाइम पीरियड कन्फर्म नहीं था। तो अलग अलग जगह वेदास को या किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको जो पेपर में मिला हो वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो कौन सा टाइम पीरियड है? 1500 BC से 1100 BC। उसके अलावा 1000 BC भी है, कहीं पर अगर 1000 BC लिखा हो तो वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपका ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद आपका सेकेंड नंबर पे सामवेद लिखा गया था, उसके बाद आपका यजुर्वेद लिखा गया था, एंड लास्ट में आपका अथर्ववेद लिखा गया था। तो इसके वो है सिक्वेंस है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो आप लोग, अब ये 4 बुक्स हैं और इनको डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया था, जैसे संस्कृत में, पाली में, जापानीज़ में, चाइनीज़ में, इंग्लिश में। तो बच्चों डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया था। तो लिखने का रीज़न क्या था? ताकि बाहर के लोग भी इसको पढ़ सके। तो बच्चों देखो, अब 4 को तो मैंने बता दिया आपको,
थोड़ा सा डीपली बता देती हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि ना बच्चों एग्जाम में टाइम पीरियड पूछ लेता है और ये पूछ सकता है कि इस टाइम पीरियड में क्या काम होता था, मतलब इस बुक में क्या लिखा गया है। तो बच्चों देखो ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या था, 1500 BC टू 1000। ऊपर मैंने अभी आपको बताया था ना 1000 की जगह 1100 भी आ सकता है, तो दोनों ठीक है बच्चों, ये भी आ सकता है इसकी जगह और 1100 भी हो सकता है, तो दोनों ठीक है। इसके अलावा और बच्चों देखो ऋग्वेद में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, इट इज़ अ गिवन लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री एंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस। तो बच्चों ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, एक तो इतिहास के बारे में, उस टाइम पीरियड का इतिहास, उस टाइम पीरियड के बारे में या उससे पीछे के टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है इसमें ऋग्वेदा में। और इसके अलावा उस टाइम पे जो रूल कर रहा था, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल सिस्टम किसका था, आर्यन डेंसिटी था, ठीक है, कौन थे, आर्यन डेंसिटी के लोग थे, ठीक है बच्चों। तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, रूलर कौन था, सब कुछ लिखा गया है बच्चों ऋग्वेद में, ठीक है। तो देखो अब तो बच्चों देखो जो ऋग्वेद है उसमें टोटल कितने मंडल्स है, मतलब चैप्टर्स कितने हैं, 10। सूतक कितने हैं उसमें, 1028 एंड ऋचास कितने हैं उसमें, 1580। तो बच्चों ये आपको नंबरिंग लर्न होनी चाहिए, नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा डीपली बता रही बच्चों हर किसी को, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ऋग्वेद सामवेद यथर्वेद तो नहीं पूछेगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, टाइम पीरियड पूछ लेता है, क्योंकि टाइम पीरियड ही हिस्ट्री में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है। हिस्ट्री टफ क्यों लगती है बच्चों को, रीज़न ही यही है, टाइम पीरियड। 70 to 80% जो हिस्ट्री है किस पे बेस्ड है, टाइम पीरियड पे। देखो अब उसके बाद आपका सेकेंड वेद है वो कौन सा है, यजुर्वेद। तो बच्चों देखो यजुर्वेद का टाइम पीरियड क्या है, 1100 से 600, ठीक है बच्चों। तो बाकी जो आपका टाइम तीनों वेद थे सब तीनों इसी टाइम पीरियड में लिखे गए हैं, ठीक है, तो तीनों का टाइम पीरियड सेम ही है बच्चों। उसके बाद देखो इसमें टोटल कितने चैप्टर से, 40 चैप्टर्स थे और मंत्र कितने थे, 2000, ठीक है बच्चों। अब आपको जो यजुर्वेद है बच्चों उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कृष्णा यजुर्वेद, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। तो बच्चों देखो कृष्णा यजुर्वेद को ब्लैक यजुर्वेद भी बोलते हैं और शुक्ला यजुर्वेद को आपका व्हाइट यजुर्वेद भी बोलते हैं। तो पेपर में कंफ्यूज मत होना, अब पूछ ले आपसे कि ब्लैक यजुर्वेद में क्या लिखा गया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि भाई मैंने तो कृष्णा पढ़ा था, तो ऐसे नहीं है बच्चों, इसलिए मैंने ब्रैकेट में करके लिखा है कि कृष्णा यजुर्वेद को ब्लैक यजुर्वेद भी बोला जाता है और शुक्ल यजुर्वेद को व्हाइट यजुर्वेद भी बोला जाता है। तो बच्चों जो कृष्णा यजुर्वेद है उसमें क्या लिखा गया है, मंत्र वगैरह लिखे गए हैं, जबकि जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसमें क्या लिखे गए हैं, कमेंट्री इन प्रोस, कमेंट्री मतलब कहानियाँ, ठीक है। तो जब भी जैसे आपकी महाभारत देखो, महाभारत 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक में क्या लिखा हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, और एक में क्या है, स्टोरी है महाभारत की, है ना। तो हर एक बुक ऐसी होती है, कुछ इसमें स्टोरीज होती हैं और कुछ इसमें क्या होते हैं, मंत्र वगैरह होते हैं। तो दूसरा आपका यहीं खत्म हो गया यजुर्वेद का। थर्ड देखो, थर्ड क्या है आपका, सामवेद। तो बच्चों देखो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ऋग्वेद के बाद कौन सा लिखा गया था, सामवेद, ठीक है बच्चों। और सामवेद बच्चों जो था ना वो थोड़ा सा लिरिकल नेचर में था, लिरिकल मतलब इसको थोड़ा सा ना नेचर पर डिपेंडेंट था, मतलब नेचर से रिलेटेड था। क्योंकि बच्चों देखो जो आपका सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, या आप लोग जो मतलब क्लासिकल कुछ भी फॉलो करते हो, जैसे आप लोग आजकल मतलब जो बच्चे डांस करते हैं, भरतनाट्यम हो गया, या तो आप लोग जो सिंगिंग करते हैं बच्चे राग वगैरह गाते हो ना बच्चों, तो ये सब किस पे डिपेंड होता है, लिरिकल पे। तो बच्चे जो बच्चे सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, वो लोग नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो सामवेद में नेचर से रिलेटेड बातें लिखी गई है बच्चों। तो देखो इसमें टोटल कितने श्लोक हैं, 1549 श्लोक हैं, और जिसमें से 78 तो ओरिजिनल है जो इसमें लिखे गए हैं श्लोक, बाकी सारे श्लोक किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें मेन क्या लिखा गया है आपका, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, मतलब जो बच्चे म्यूज़िक गाते हैं वो लोग कैसे म्यूज़िक गाएंगे, कौन कौन से राग होते हैं, कैसे गाया जाता है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग्स होते हैं ना, तो उनके डिफरेंट वे होते हैं गाने के, तो वो सब चीज़ें। उसके अलावा आपका डिफरेंट टाइप्स के जो डांस होते हैं वो सब, उसे कैसे करा जाता है, उसको करने का वे, सब चीज़ किस में लिखी गई है, सामवेद में। इसके अलावा जो आपका ड्रामा होता है, कुछ इमोशनल होते हैं, कुछ हंसने वाले ड्रामा होते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग अलग तरीके के ड्रामा में आप लोग देखते हो गए टीवी में, ठीक है। तो वो सब किस में लिखे गए थे, सामवेद में लिखे गए थे। देन उसके बाद आपका फोर्थ वेद है कौन सा, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद बच्चों सबसे लास्ट में लिखा गया था, तो फोर्थ वेद आपका कौन सा है, अथर्ववेद। और बच्चों इसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे, 20 बुक्स थी, हाँ टोटल इसमें कितनी बुक्स थी, 20 बुक्स थी, जिसमें टोटल कितने हिम्स थे, 731, और मंत्र कितने थे, 5987। उसके अलावा इसमें से जो बच्चों 1200 मंत्र है वो कहाँ से लिए गए थे, ऋग्वेद से लिए गए थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो अब अथर्ववेद में क्या लिखा गया है, जो भी आपकी रिलीजन है, आप जिस धर्म को मानते हो वो सब, आप लोग जो मेडिसिन वगैरह खाते हो उसके बारे में लिखा गया है कि कौन सी डिसीज़ में
कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, या आपको डिसीज से प्रिवेंशन के लिए मतलब बीमारी से बचने के क्या उपाय हैं, ये सब चीज़ें भी किस में लिखी गई हैं, अथर्ववेद में लिखी गई हैं। तो पतंजलि जो आप लोग सुनते हो, तो पतंजलि भी अथर्ववेद के टाइम पे लिखा गया था। तो अथर्ववेद का एक पार्ट है पतंजलि, ठीक है बच्चों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको ऊपर टाइम पीरियड बताया था, यहाँ पे भी देखो आपको टाइम पीरियड दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो एक मतलब कह सकते हैं एग्जाम्पशन टाइम पीरियड है, मतलब करेक्ट टाइम पीरियड नहीं है। तो ऋग्वेद का आपको टाइम पीरियड दिख रहा होगा। टाइम कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी, सप्त सैंधव रीजन में लिखी गई थी। जबकि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का टाइम पीरियड क्या था, 1100 BC टू 600 BC। जबकि कौन से टाइम पीरियड में लिखी गई थी, कुरु पांचाल टाइम पीरियड में लिखी गई थी, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखो ये तो था आपको ऊपर, यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा एक तो श्रुति एंड समृति, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं इसके बाद, एक मिनट, आगे देखो इसके बाद। अब इसके बाद जो बच्चों आपका आता है वो है आपका ब्राह्मणस, ठीक है। ब्राह्मणस को थोड़ा सा देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणस में आपका क्या आता है बच्चों, देखो हर एक वेद के टाइम पे एक अलग ब्राह्मणस होता था। जैसे कि ऋग्वेद का टाइम पीरियड हो गया, या आपका अथर्ववेद का टाइम पीरियड हो गया। तो बच्चों देखो आपको जो चारों वेद थे ना, उस टाइम पे एक आपको अलग अलग ब्राह्मणस मिल जाएगा, अरण्यक्यास अलग अलग मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपको उपनिषद भी अलग अलग होंगे। तो चारों वेद के अलग अलग होते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्राह्मणस वर्क कंपोज्ड आफ्टर द वेदास टू एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ द वेदास। तो बच्चों देखो ब्राह्मणस में क्या किया गया था, जो भी वेदास में लिखे गए थे ना, जैसे ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई थी या सामवेद में जो बात लिखी गई थी, उसको ब्राह्मणस क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। तो एक्सप्लेन कौन करता होगा, आप लोग बताओ, ब्राह्मण करते थे ना एक्सप्लेन, इसलिए तो क्या बोला गया है, ब्राह्मणस बोला गया है, ठीक है। तो वेद लिखने के बाद क्या बने, ब्राह्मणस। इसलिए मैंने आपको बोला कि हर टाइम पीरियड में एक अलग ब्राह्मणस होता था। अथर्ववेद में अलग होता था, ऋग्वेद में अलग होता था, ठीक है। क्योंकि एक ही बंदा चारों जनरेशन में थोड़ी बोल सकता है, बताओ इतने दिन तक तो कोई जीवित नहीं रहता है ना, इसलिए हर एक टाइम पीरियड के लिए एक अलग ब्राह्मणस होता था। तो देखो यहाँ पे क्या बताया जाता था, कमेंट्री करी जाती थी। कमेंट्री किसकी, जो भी ऋग्वेद में लिखा गया है उसके बारे में लोगों को एक्सप्लेन करना, कमेंट्री करना, डिबेट करना। तो लोग क्या करते थे, ब्राह्मणस के लोग डिबेट करते थे, समाज में जाते थे ब्राह्मण लोग, लोगों को बताते थे, उस पर डिबेट होती थी, ठीक है। तो ब्राह्मणस में क्या होता था, जो भी लिखा गया वेद में उसको एक्सप्लेन करना, लोगों को बताना कि उसका मतलब क्या है। क्योंकि सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, पढ़े लिखे कौन होते थे, ब्राह्मण, है ना। और बाकी किसी को अगर उसके बारे में जानना है तो उनको सुनना पड़ता था, ठीक है। तो देखो उसके बाद आपका देखो ईच वेदास है 4 पार्ट्स। तो देखो बच्चों हर एक वेदास के अलग 4 पार्ट्स होते थे। कौन कौन से, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यक्यास एंड उपनिषद। ये तो मैंने आपको ये बताया था आपको कि हर एक वेदा का अलग संहिता, अलग ब्राह्मणा, अलग अरण्यक्यास और अलग उपनिषद होता था, ठीक है। क्योंकि एक ही बंदा चारों वेदों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद देखो ये लोग मैक्सिमम क्या करते थे, उस टाइम का जो भी समाज होता था उसको क्या करते थे, बताते थे उसके बारे में। उसके अलावा कुछ लोगों ने क्या करा, अपने ही रिचुअल्स को सेक्रीफाइस करके दूसरा धर्म को अपना लिया। तो क्यों अपना लिया, रीज़न क्या थे, ये सब चीज़ें ब्राह्मणस में बताई गई है। देन उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड आप लोगों क्या है, अरण्यक्यास। अरण्यक्यास में बच्चों, अरण्यक्यास को एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट बुक। तो बच्चों इसमें क्या लिखा गया है, उस टाइम पे जो मतलब देखो बच्चों हर एक टाइम पीरियड में ना एक फिलोसफर होता है। फिलोसफर कौन, जो भी चीज़ लिखी गई है या जो भी चीज़ बताई गई है उसके बारे में डिबेट करना। फिलोसफर्स कौन होते हैं, जो क्या करते हैं, समाज में जो हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताना, उसकी सही बातें, गलत बातें, ये सब चीज़ें। तो अरण्यक्यास में क्या होता था, जो भी वेदास लिखे गए हैं, ठीक है, उसके बारे में इंटरप्रिटेशन करना, अपनी राय देना, ठीक है। अरण्यक्यास में क्या होता था, कुछ लोग होते थे, जो लोग समाज में जो चीज़ हो रही होती थी या जो बुक लिखी होती, जैसे कि वेदा लिखे होते थे या तो कुछ भी चीज़, उसमें क्या करते थे, डिबेट करते थे, अपनी बातें बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1000 BC से 600 BC, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो उसके बाद क्या है आपका उपनिषद। उपनिषद के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो उपनिषद भी कुछ ऐसा ही था बच्चों। उपनिषद क्या था बच्चों, एक तरीके से मिस्टेरिकल था। मिस्टेरिकल मतलब इसमें ना जीवन का सत्य बताया गया, जीवन का सच, ठीक है बच्चों। तो वो लोग सब लोग नहीं समझ सकते ना, तो उपनिषद क्या है, एक मिस्ट्री है। जो लोग इसको समझ गए तो मतलब वो लोग अपनी जो ज़िंदगी में जो भी दुख है या जो भी परेशानी है उससे क्या पा जाते हैं, राहत पा जाते हैं, ठीक है। तो उपनिषद एक तरीके से ना मिस्टेरिकल है,
जिसमें रहस्य लिखे गए हैं। रहस्य क्या? जीवन से रिलेटेड रहस्य हो गए, या कोई फिलोसफिकल रहस्य हो गए, है ना। जैसे आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर सुनते होगे ना, वो लोग क्या करते हैं, बताते ना आपको, मतलब कुछ भी चीज़ बता रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1000 BC से 500 BC। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि आप या मैं, हमें लाइफ में, मतलब जो भी दुनिया में चल रहा है उसकी जगह अपने आप को रख के देखना, ठीक है बच्चों। जैसे आप लोग खुश हो, बट दूसरा कैसा है उसके बारे में जानना, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। तो देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि ब्राह्मणिक में वेदा आते थे। वेदा के अंदर एक तीनों आते थे, क्या? ब्राह्मणिक, अरण्यकास एंड उपनिषद। तो चारों वेदा के टाइम पे ये अलग अलग होते थे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मेरा एक टॉपिक खत्म होता है। तो मैंने बच्चों देखो आज के वीडियो में आपको श्रुति खत्म कर दिया पढ़ा के। तो श्रुति वाला टॉपिक हमारा ब्राह्मणिक में खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्मृति को देखेंगे, ठीक है। स्मृति क्या होती है? जैसे कि जिसको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया था उसको पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुद्धिस्ट एंड जैन धर्म के भी जितने भी सोर्सेज थे उसको भी ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सेकंड बुक हमारी यही है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट रहे कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगे कमेंट में मुझे बताना बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी पढ़ सके बच्चों। थैंक यू एवरीवन।